हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 15 दिसंबर की क्लास। एडिटोरियल का टाइटल है इंटरिम रिलीफ और फुल ऑफ वर्ड्स है ये एडिटोरियल। बहुत सारे नए शब्द आप यहाँ पे सीखोगे, तो पेन और नोटबुक लेकर आपको बैठना है। और ये एडिटोरियल आपको मिलेगा 14 दिसंबर के न्यूज़पेपर में, मीन्स कल के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया है और आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे नए वर्ड्स हैं, देख ही रहे हैं आपकी पहले ही स्लाइड में काफ़ी ज़्यादा रेड कलर आपको दिख रहा है। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि अप्रोच हमारा ये रहता है इसमें कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, किसी भी स्लाइड में आप देखेंगे सब्जेक्ट हैं, उनको आप अंडरलाइंड पाएंगे, येलो कलर में आपको दिखेगा। जो नए वर्ड्स हैं वो आपको रेड कलर में दिखेगा और कोई भी ग्रामर का डिस्कशन होगा वो आपको मिलेगा स्काई ब्लू कलर में। ठीक है, और कौन सा एडिटोरियल होने वाला है, कौन से वर्ड्स आप सीखने वाले हो, ये सब आपको मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर। सुबह PDF इसका मिलता है, उसके साथ उसके जो वर्ड्स हैं वो सब हाईलाइट करके मिलते हैं, उन वर्ड्स का मीनिंग दिया हुआ होता है। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि कौन सा एडिटोरियल आने वाला है और कौन कौन से नए शब्द हैं, तो आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, इंटरिम रिलीफ। देखिए, इंटरिम जो शब्द है इसका मतलब होता है प्रोविजनल। क्या मतलब है? प्रोविजनल, या फिर आप इसे कहोगे टेम्परेरी। टेम्परेरी मीन्स अस्थाई को बोलते हैं, है ना। अंतरिम बोलते हैं हिंदी में इसको। रिलीफ का मतलब क्या है? राहत। तो अंतरिम राहत फाइनेंशियल आर्टिकल है, बहुत सारे नए शब्द हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस टाइटल का मतलब क्या हुआ? अंतरिम राहत, मतलब अस्थायी रूप से जो आंकड़े सामने हैं, ये कहें कि टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। जो एक रिलीफ मिली है वो कुछ समय के लिए मिली है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिली है। ठीक है, आफ्टर ए सीमिंगली इंटरमिनेबल 10-month स्ट्रीक ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स फेसिंग रनअवे प्राइस राइज ऑफ ओवर 6%। आफ्टर मतलब बाद में, सीमिंगली का मतलब क्या होता है? सीमिंगली एडवर्ब है क्योंकि यहाँ पे ly जुड़ा हुआ है। हर एक बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चूँकि आपका अब SSC मेंस का एग्ज़ाम भी अगर किसी बच्चे का है तो उसके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। वहाँ तो सीधा सीधा एडिटोरियल आपसे पूछा जाना है मेंस एग्ज़ाम में, तो उस लिहाज से आपको ध्यान से देखना है, पूरा सेशन देखना है और प्रॉपर नोट्स बना के चलने हैं। सीमिंगली का मतलब है ऑन द फेस ऑफ इट। क्या मतलब है? ऑन द फेस ऑफ इट मतलब ऊपरी तौर पर, ऊपर से देखें तो उसको हम बोलते हैं सीमिंगली, या फिर इसे आप एपरेंटली भी कह सकते हैं। एक और जो इसका सिनोनिम हो सकता है वो क्या हो जाएगा? एपरेंटली। ठीक है, तो एपरेंटली भी हो सकता है और ऑन द फेस ऑफ इट भी हो सकता है। तो ऊपरी तौर पर। इंटरमिनेबल, पहली बात तो इंटरमिनेबल एडजेक्टिव है क्योंकि लास्ट में एबल लगा हुआ है। जिन शब्दों के एंड में एबल शब्द जुड़ा हो रहता है, अच्छा, एंड में जुड़ने वाले शब्दों को हम बोलते क्या हैं? सफिक्स बोलते हैं। तो एबल जो सफिक्स है वो बताता है कि वो एडजेक्टिव है। इंटरमिनेबल का मतलब होता है अनएंडिंग। अनएंडिंग, अंतहीन कह सकते हो, जिसका कभी अंत नहीं हो, जो नेवर एंडिंग हो, एंडलेस हो, उसको बोलते हैं इंटरमिनेबल। 10-month स्ट्रीक, स्ट्रीक का मतलब होता है सीरीज। ये सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है। एक कोई भी पीरियड ऑफ टाइम है, कोई भी समयावधि है, उसमें होने वाली घटनाओं की जो श्रृंखला है उसको हम बोलते हैं स्ट्रीक। अच्छा, रन अवे एक दे रखा है, रन अवे एक एडजेक्टिव है क्योंकि प्राइस यहाँ पे नाउन है, प्राइस राइज नाउन है, तो रन अवे एडजेक्टिव है। इसका मतलब है अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड, या फिर इसके लिए एक फ्रेज होती है ऑन द लूस। ऑन द लूस मतलब अनियंत्रित रूप से। तो कह रहा है कि ऊपरी तौर पर देखने में लग रहा था कि कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। 10 महीनों से लगातार भारत के जो कंज्यूमर्स है, भारत के जो उपभोक्ता हैं, वो फेस कर रहे थे कि अनियंत्रित रूप से कीमतें बढ़ रही थी और वो कितनी जा रही थी? 6% से ज़्यादा जा रही थी। इसके बाद रिटेल इन्फ्लेशन, जो खुदरा महंगाई है, रिटेल का मतलब खुदरा, एक होता है होलसेल, वो होता है थोक। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। अपीयर्ड, ऐसा लगा। टू हैव रिलेंटेड, रिलेंट का मतलब होता है रिलैक्स, या फिर आप इसे कहेंगे ईज। अच्छा, टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म, टू के साथ तो बेस फॉर्म लगता ही है जनरली,
जनरली टू के साथ बेस फॉर्म लगती है क्रिया की, V0 लगता है। टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है। टू के साथ बेस फॉर्म को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। और टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? परफेक्ट इन्फिनिटिव। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, मतलब ऐसा हुआ है। तो कह रहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है, ऐसा लगा कि ये थोड़ी ढीली पड़ी है, थोड़ी सी आसान हुई है, थोड़ी स्लो हुई है। इसको स्लो भी कह सकते हो, थोड़ी सी ये स्लो पड़ी है, अब बिट थोड़ा बहुत इन नवंबर के महीने में। और कहाँ तक चली गई है? 5.88%। पहले कितनी थी? 6% से ऊपर। ठीक है भाई। तो आपने देखा कि कितने 1 2 3 4 5 नए शब्द सीख लिए आपने। सीमिंगली का ऊपरी तौर पर होता है, एडवर्ब है। इंटरमिनेबल, अनएंडिंग या नेवर एंडिंग या एंडलेस होता है, एडजेक्टिव है। स्ट्रीक है वो नाउन है, सीरीज को बोलते हैं। रनअवे एडजेक्टिव है, अनकंट्रोल्ड को बोलते हैं, ऑन द लूज को बोलते हैं। और कल ही के सेशन में हमने डिस्कस किया था, लूज होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। लूज एक एडजेक्टिव भी होता है, लूज एक वर्ब भी होती है। लूज का मतलब होता है ढीला छोड़ना या फिर अनियंत्रित। ठीक है। और रिलेंटेड है वो वर्ब है, इसका मतलब रिलैक्स है, ईज है, स्लो है, मतलब धीमा पड़ना है, थोड़ा सा वीकन होना है, थोड़ा कमजोर होना है। मैं रिपीट कर देता हूं, ऊपरी तौर पर ऐसा लग रहा था कि 10 महीनों से भारत के कंज्यूमर्स लगातार अनियंत्रित रूप से कीमतों में वृद्धि को क्या कर रहे थे? फेस कर रहे थे। कितना? 6% से ऊपर चल रहा था प्राइस राइज। अब उसके बाद में जो ये खुदरा महंगाई है, ऐसा लगा है कि थोड़ी बहुत तो नरम पड़ी है, थोड़ी बहुत ढिलाई इसमें आई है नवंबर के महीने में। और ये कहाँ पहुंच गई है? 5.88% पर पहुंच गई है। ठीक है। आगे है दिस में ओनली बी स्लाइटली बिलो। अब कह रहा है कि हो सकता है, दिस यह जो चीज है वो हो सकती है कि स्लाइटली स्लो हो, मतलब स्लाइटली थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। बिलो मतलब नीचे, और ये अबव का ऑपोजिट है। बिलो जो होता है वो अबव का अपोजिट होता है। बिलो का मतलब होता है लेवल में नीचे। ये थोड़ा बहुत कम हो सकता है 6% के ऊपरी टॉलरेंस से। अपर का मतलब ऊपरी, टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। तो एक स्तर आरबीआई ने बना रखा था कि भाई हम इतना तो सहन कर लेंगे, इससे ऊपर अगर जाएगा तो हम इसको सहन नहीं करेंगे, मतलब इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे फिर। तो ये जो ऊपरी टॉलरेंस का जो लेवल था ना, उससे थोड़ा सा नीचे आ गया है। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट। वैसे तो डोर स्टेप होता है थ्रेशोल्ड, दहलीज जो होती है, लेकिन यहां पे इसका मतलब है थ्रेशोल्ड का लिमिट। तो जो ऊपरी टॉलरेंस लिमिट है ना, उससे थोड़ा नीचे हो सकता है फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत के रिजर्व बैंक के लिए। बट कॉन्स्टिट्यूट सम रिलीफ, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ राहत तो यहां पे कंसीडर की जा सकती है। यहां कॉन्स्टिट्यूट जो है, वैसे कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है मिलकर बनाना। यहां पे कॉन्स्टिट्यूट जो है या तो कह सकते हो बी, या फिर कह सकते हो कंसीडर टू बी, या तो बी या कंसीडर टू बी, मतलब ऐसा मान लिया जाना। तो ये थोड़ा बहुत तो रिलीफ इसको मान नहीं सकते हो आप। दिस की वर्ब है वो मे बी है। अच्छा, मे का काम क्या होता है? मे एक मॉडल है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए आता है। तो ये हो सकता है कि केवल थोड़ा बहुत ही कम है, 6% का जो अपर टॉलरेंस लिमिट है उससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, लेकिन इसमें कुछ तो राहत है, राइट। अच्छा, बट दे रखा है, ये थोड़ा विरोधाभास बता रहा है। एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, बट दो विपरीत वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे कह रहा है सिंस अप्रैल 2022, मतलब अप्रैल 2022 से ही व्हेन रिटेल प्राइसेस सर्ज। सर्ज का मतलब क्या है? सर्ज का मतलब है इंक्रीज, बढ़ना। और ये एक उछाल होता है ना, उसको बोलते हैं एस्केलेट भी कह सकते हो, एस्केलेट होना। तो अप्रैल 2022 से जब खुदरा कीमतें जो हैं उसमें उछाल आया था और कहां पहुंच गई थी? नियर 8 ईयर हाई, लगभग 8 वर्ष के उच्चतम दर पे पहुंच गई थी। और वो कितनी थी? 7.8%। 5 ऑफ द फर्स्ट 8 मंथ्स, तो पहले जो 8 महीने थे उनमें से 5 जो महीने थे, 2022-23 साल की बात कर रहा है, उन 5 महीनों में दर्ज किया गया 7% से ज्यादा इन्फ्लेशन, 7% प्लस इन्फ्लेशन। देखिए है तो बड़ा मुश्किल थोड़ा सा ये, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत आसान हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, एक सेंटेंस जो फुल स्टॉप तक का सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब निकालने हैं, उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको नोट करते चलना है और एक बार फिर से पढ़ लेना है, आपका काम हो जाएगा। सर्ज एक वर्ब है, इसका मतलब इंक्रीज या एस्केलेट है। एक बात, रिटेल प्राइसेस जो हैं इसकी वर्ब जो है वो रजिस्टर्ड है, सॉरी
लिटिल प्राइस इसकी वर्ब जो है सर्ज है, और 8 में से 5 जो मंथ्स हैं इसकी वर्ब है वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब हैं। यहाँ सिंस इसलिए है क्योंकि टाइम का नाम दे रखा है, कोई फिक्स टाइम है, निश्चित टाइम है। जब किसी टाइम का एक स्पेसिफिक नामकरण आप कर देते हो, नाम दे देते हो, तो यहाँ पे कह रखा है अप्रैल 2022, तो ये नाम हो गया टाइम का, इसलिए यहाँ पे सिंस है। अगर नाम नहीं होता तो हम 4 लगा देते। तो अप्रैल 2022 से जब रिटेल प्राइसेस जो हैं उसमें उछाल आया, लगभग 8 साल के सबसे ऊपरी सीमा पर पहुंच गई है, और कितनी थी 7.8%। इससे ही देखो कि पहले जो 8 महीने थे 2022-23 इस वित्त वर्ष के, उनमें से 5 महीनों में दर्ज किया गया 7% से ज्यादा की महंगाई। समझ में आ गई बात। आगे कह रहा है सिक्वेंशियली। सिक्वेंशियली मतलब होता है क्रमशः, एक के बाद एक। तो एक के बाद एक। नवंबर 0.9 परसेंटेज पॉइंट ड्रॉप, नवंबर का जो 0.5% पॉइंट ड्रॉप मतलब गिरावट जो है, फ्रॉम अक्टूबर 6.77% मार्क। कहां से? अक्टूबर का जो 6.77% का जो स्तर है उससे। इज द शार्पेस्ट मॉडरेशन, ये सबसे ज्यादा यहां पे गिरावट कह सकते हो, मॉडरेशन का मतलब संतुलन कह सकते हो। तो ये संतुलन आया है इन दिस पीरियड, इस अवधि में, विद अ सिमिलर करेक्शन इन रूरल इन्फ्लेशन ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री क्या होता है वो भी लिख लो, ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री का मतलब होता है कोर्स या पाथ, रास्ते को बोलते हैं, मार्ग को बोलते हैं। सिमिलर करेक्शन रूरल इन्फ्लेशन ट्राजेक्ट्री, जो ग्रामीण महंगाई है उसका जो मार्ग है, उसका जो रास्ता है, उसमें भी वैसा ही करेक्शन देखने को मिला। दो इट रिमेन्स हाई एट 6.1%, यद्यपि ये बनी हुई है हाई कितने पर? 6.1% तक। ये इट किसके लिए आ रहा है? ये आ रहा है रूरल इन्फ्लेशन के लिए। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट जो है वो है आपका ड्रॉप, इसकी वर्ब जो है वो क्या है? इसकी ड्रॉप, इसकी वर्ब है इच। इट है, इसकी वर्ब है रिमेन्स। ठीक है, ट्राजेक्ट्री का मतलब पाथ या कोर्स है, रास्ता है, मार्ग है। तो कह रहा है कि सिक्वेंशियली, सिक्वेंशियली एडवर्ब है, एलवाई देकर दे रखा है और सेंटेंस के स्टार्ट में दे रखा है, सेंटेंस का मॉडिफायर है, सेंटेंस की विशेषता बता सकता है। तो क्रमशः नवंबर का जो 0.9% की जो पॉइंट ड्रॉप आया, मतलब गिरावट आई, अक्टूबर में था 6.77%, और नवंबर के अंदर ये पहुंच गया 0.9% पॉइंट की गिरावट के साथ। तो ये सबसे ज्यादा मतलब मॉडरेशन हुआ। मॉडरेशन का वैसे संतुलन होता है, यहां पे मान लीजिए गिरावट, ये सबसे ज्यादा इस समय की होने वाली गिरावट रही। और ऐसा ही देखने को मिला रूरल इन्फ्लेशन के पाथ पे भी, मतलब ग्रामीण महंगाई भी इसी रास्ते पे चल रही थी। यद्यपि ये हाई बनी हुई है 6.1%, ये तो चल गई थोड़ी कम। अगर 0.9 कम करोगे तो ये 5 पॉइंट कुछ चला गया है, 5.88 बताया था, लेकिन ग्रामीण महंगाई है वो बनी हुई है 6.1% पर। ठीक है, ये तो आंकड़े हैं। द फाइनेंस मिनिस्ट्री टर्म्ड दिस अ ड्रेस्टिक डिक्लाइन। ड्रेस्टिक क्या होता है? ड्रेस्टिक का मतलब है रेडिकल या एक्सट्रीम। ड्रेस्टिक का मतलब क्या है? या तो कहोगे रेडिकल या फिर क्या कहोगे? एक्सट्रीम। मतलब इसे आप कह दीजिए एकदम इंटेंस, काफी उग्र। तो वित्त मंत्रालय जो है उसने टर्म किया है, टर्म का मतलब है संज्ञा दी है, दिस, इसे, अ ड्रेस्टिक डिक्लाइन, कि ये गिरावट जो है काफी ज्यादा गिरावट है। तो वित्त मंत्रालय ने इस गिरावट को बहुत ही एक एक्सट्रीम गिरावट कहा है। मेनली एट्रीब्यूटेबल टू, अच्छा एट्रीब्यूट के साथ टू लगता है, ये ध्यान रखना है। एट्रीब्यूट का मतलब होता क्या है? श्रेय देना, कि भाई कोई चीज है वो किस कारण से हो रही है। एट्रीब्यूट की जगह पे आप क्रेडिट भी लिख सकते हो या एस्क्राइब लिख सकते हो, और एट्रीब्यूट के साथ टू लगता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये एट्रीब्यूटेबल है। मैंने अभी बताया था कि जिन वर्ड्स के एंड में एबल होता है सफिक्स, तो वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये एबल दे रखा, तो ये भी एडजेक्टिव कहिए। तो वित्त मंत्रालय ने टर्म किया, वित्त मंत्रालय की वर्ब है वो टर्म्ड है। दिस, इस बात को, कि कहा कि ये बहुत ज्यादा गिरावट है, और विशेष रूप से इसका कारण क्या है? कारण है शार्प डिक्रीज इन फूड प्राइस इन्फ्लेशन, कि खाद्य जो कीमतों की महंगाई है, खाद्य पदार्थों की जो महंगाई है, उसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी। इस कारण से ये गिरावट संभव हुई। ब्रोट अबाउट बाय गवर्नमेंट मेजर्स, और ये किस कारण से महंगाई कम हुई है? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ उपाय हैं, उसके कारण ऐसा हुआ है।
ब्रॉट अबाउट का मतलब है कॉज्ड, ब्रिंग अबाउट की थर्ड फॉर्म है ये, कॉज्ड होगा, इसका मतलब कारण होना होता है, और इसको गिव राइज टू भी कह सकते हो। ब्रिंग अबाउट को आप कॉज कह सकते हो, गिव राइज टू कह सकते हो, मतलब कारण बनना, किसी भी घटित घटना का कारण बनने को बोलते हैं ब्रॉट अबाउट। और ये किस कारण हुआ है? गवर्नमेंट के उपायों के कारण। मेजर्स का मतलब है उपाय या गवर्नमेंट के स्टेप्स। तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ड्रेस्टिक का मतलब हो गया, इसके साथ टू लगेगा, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्रेडिट या अस्क्राइब है। और ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन, या फिर आप कहेंगे गिव राइज टू, कारण बनना। कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन, अब कह रहा है कि उपभोक्ता जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है, खाद्य कीमतों की जो महंगाई है। कूल्ड, कूल का मतलब है ईज होना, रिलैक्स होना, मतलब ढीला पड़ना, मॉडरेट होना। तो इसको आप ऐसे मॉडरेट मान सकते हो, थोड़ा सा कम होना। तो इस ये जो महंगाई है ये धीमी पड़ी है और कहाँ पहुंच गई है? 11 महीनों के लो लेवल पर। और कितनी पहुंच गई? नवंबर में ये 4.67% पहुंच गई, जबकि अक्टूबर में कितनी थी? 7% थी। तो ये तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, फैक्ट्स की बात है। तो कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन की वर्ब है वो कूल्ड है। कूल का मतलब मॉडरेट होना है, स्लो होना है, रिलैक्स होना है, थोड़ा सा धीमा पड़ना है। तो कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन धीमी पड़ी है, कहाँ पहुंची है? 11 महीनों के निम्नतम स्तर पर। और कितना हो गई है? 4.67% नवंबर में, जबकि अक्टूबर में कितनी थी? 7% थी। तो यहाँ से शुरू हुई है, फ्रॉम शुरुआती बिंदु के लिए आता है। ठीक है, आगे कह रहा है वेजिटेबल प्राइसेस अकाउंटेड फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब है रीजन होना, टू बी द रीजन ऑफ समथिंग, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ समथिंग। ठीक है, तो जो वेजिटेबल प्राइसेस है, सब्जियों की कीमतें हैं, वो अकाउंटेड फॉर, वो कारण बनी है किसका? इस डिक्लाइन के अधिकांश भाग जो है, ये जो गिरावट आई है उसमें लगभग गिरावट किस कारण से है? सब्जियों की कीमतों में गिरावट आई है, इस कारण ऐसा हुआ है, फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, खाद्य महंगाई। मूविंग फ्रॉम 7.8% इन्फ्लेशन इन अक्टूबर। तो देखो यहां से स्टार्ट करो कि अक्टूबर में तो था 7.8% इन्फ्लेशन, और फिर डिफ्लेशन ऑफ 8.1% लास्ट मंथ, और पिछले महीने डिफ्लेशन हुआ। ये इन्फ्लेशन का ऑपोजिट है, अवमूल्यन को बोलते हैं। ठीक है, 8.1% पिछले महीने डिफ्लेशन देखने को मिला, एंड प्लमेटिंग 8.3% मंथ ऑन मंथ। और महीने दर महीने अगर देखें तो ये 8.3% इसमें क्या हुआ है? गिरावट आई है। प्लमेट का मतलब क्या है? प्लमेट का मतलब होता है हर्टल, या फिर इसे कहते हैं नोज डाइव। हर्टल या नोज डाइव मतलब तेजी से नीचे गिरना। प्लमेट का मतलब क्या है? तेजी से नीचे गिरना। वेजिटेबल प्राइसेस की वर्ब है अकाउंटेड है। अकाउंट फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बी द रीजन, कारण होना। तो सब्जियों की कीमतें जो हैं वो कारण बनी है किसका? अधिकांश इस डिक्लाइन का, फूड इन्फ्लेशन में। इसमें देखिए अक्टूबर में है 7.8% इन्फ्लेशन, और ये पिछले महीने कितना? नवंबर में कितना? 8.1% डिफ्लेशन हो गया। ठीक है, अवमूल्यन हो गया। और ये महीने दर महीने 8.3% तक गिरावट इसमें आई, तेजी से गिरावट आई है। ठीक है, अच्छा मंथ ऑन मंथ, यहाँ पे ग्रामर की बात एक कर लेते हैं कि जब आप कोई दो एक जैसी नाउन्स को जोड़ते हैं और प्रेपोजिशन बीच में लगाते हैं, जैसे मंथ है राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ मंथ है, और ऑन यहाँ प्रेपोजिशन है, तो ऐसी स्थिति में दोनों साइड के जो नाउन है वो सिंगुलर आती हैं। जब दो एक जैसी नाउन को आप प्रेपोजिशन से कनेक्ट करते हैं, दोनों नाउन सिंगुलर होती हैं, तो यहाँ दोनों ही तरफ मंथ है, एक तरफ भी मंथ्स नहीं हो सकता है। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आपसे कॉमन एरर्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे देखिए, वेजिटेबल प्राइसेस में रिमेन बिनाइन फॉर अ बिट। बिनाइन का मतलब है मॉडरेट या फेवरेबल, मतलब कम हो सकती है, कम रह सकती है, या फिर फेवरेबल मतलब आप फेवरेबल मतलब ठीक चल रहा है, ये मतलब कहें कि अनप्लीजेंट एस्पेक्ट नहीं है। अगर कोई चीज़ आपके अनुरूप है तो फेवरेबल है। तो कह रहा है कि वेजिटेबल प्राइसेस जो है, सब्जियों की कीमतें हैं, में ये बता रहा है पॉसिबिलिटी, रिमेन रह सकती हैं। तो सब्जियों की कीमतें रह सकती हैं कितनी? बिनाइन फॉर अ बिट, मतलब थोड़ी बहुत ये मॉडरेट रह सकती हैं, थोड़ी बहुत सब्जियों की कीमतें कम बनी रह सकती है। बट आर वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है चेंजेबल, जो परिवर्तनशील हो, बदलती रहे। इसको आप वेरिएबल भी कह सकते हो, कि मतलब फिक्स नहीं है, लगातार बदल सकती है। तो वेजिटेबल प्राइसेस जो है वो हो सकती है कि बिनाइन रहे, मॉडरेट रहे, और
फेवरेबल रहे थोड़ा बहुत, लेकिन चूंकि इसका नेचर ये है कि फिक्स तो रहेंगी नहीं, बदलती रहेंगी। एक्सक्लूडिंग दैम, उनको अगर बाहर निकाल दें, एक्सक्लूड कर दें, रिटेल इन्फ्लेशन वुड हैव एक्सिलरेटेड। अगर ऐसा होता कि इसको बाहर निकाल दो सब्जियों की कीमतों वाली चीज़ों को, तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है, खुदरा महंगाई है, वो ऐसी होती। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ऐसा होता। ये आप एक कंडीशनल सेंटेंस देख रहे हो, ठीक है। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब है ऐसा होता। इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट जो होती है, थर्ड कंडीशनल जो होती है, उसमें ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। तो खुदरा महंगाई वो एक्सेलरेट हो जाती, मतलब बढ़ जाती, और कहां तक पहुंच जाती? 7% तक। कब? नवंबर में। सम रैकन, ये कुछ लोगों का मानना है। रैकन का मतलब होता है थिंक या कंसीडर। रैकन का मतलब है थिंक या कंसीडर। सम जो है यहां प्रोनाउन का काम करेगा। वैसे सम डिटरमिनर होता है, लेकिन चूंकि डिटरमिनर अगर होता तो इसके बाद में हम नाउन लगाते। नाउन तो यहां पे है नहीं, तो इसको आप बोलेंगे प्रोनाउन है ये। तो वेजिटेबल प्राइसेस की वर्ब है वो है मे रिमेन, और रिटेल इन्फ्लेशन की वर्ब है वो है वुड हैव एक्सिलरेटेड। बिनाइन का मतलब मॉडरेट या फेवरेबल है। वॉलेटाइल है वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब चेंजेबल या वेरिएबल है। तो कह रहा है सब्जियों की कीमतें हो सकता है कि थोड़ी बहुत कम बनी रहे, फेवरेबल बनी रहे, लेकिन इनका नेचर ये है कि ये बदलती रहेंगी। तो अगर इनको बाहर निकाल भी दें आप, तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाती और नवंबर में 7% तक पहुंच जाती, कुछ का ऐसा मानना है। देयर हैज बिन लिटिल रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है रिलीफ, राहत। लिटिल के पहले कुछ भी नहीं हो तो इसका मतलब इसको पढ़ा जाए नो। जब लिटिल और फ्यू के पहले ना ए हो और ना दे हो तो इसको क्या पढ़ लिया जाए? नो। तो कह रहा है देयर हैज बीन। अच्छा, देयर से सेंटेंस का स्टार्ट होने पर क्या फर्क पड़ता है? इन्वर्जन फॉलो करना पड़ता है। इन्वर्जन का मतलब है क्रिया को कर्ता से पहले लगाते हैं। जब देयर से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं देन वी हैव टू फॉलो इन्वर्जन, मींस वर्ब इज अप्लाइड बिफोर सब्जेक्ट। तो यहां पे देयर हैज बीन लिटिल रेस्पाइट, तो कह रहा है कि बिल्कुल भी राहत की बात नहीं है। किस चीज को लेकर? ऑन अदर हाउस होल्ड बजट आइटम्स, अन्य जो घरेलू बजट के आइटम्स हैं, अदर अन्य हाउस होल्ड घरेलू बजट आइटम्स हैं, उनको लेकर कोई राहत की बात नहीं है। इंक्लूडिंग इसेंशियल किचन सप्लाईज, इंक्लूडिंग है वो प्रेपोजिशन है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, एक्सक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, तो इसको शामिल कर लिया इसने। इसेंशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो किचन में काम आने वाली चीजें हैं, सच एज मतलब जैसे कि, उदाहरण देने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि सीरियल्स है। सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, मिल्क दूध, एंड स्पाइसेस मसाले। हुज इन्फ्लेशन रेट्स, हुज है जिसके, किसके लिए आ रहा है? रिलेट कर रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और सीरियल्स मिल्क और स्पाइसेस के लिए आ रहा है। इन चीज़ों की जो महंगाई दर है एक्सिलरेटेड, वो बढ़ गई है और कहाँ पहुंच गई है? 13% पर, 8.2% पर और 19.5% पर रेस्पेक्टिवली। वर्ब का शब्द का मतलब है क्रमशः, मतलब सीरियल्स की पहुंच गई है 13% पर, मिल्क की पहुंच गई है 8.2% पर, और जो बचा स्पाइसेज उसकी पहुंच गई है 19.5% पर। रिपीट कर देता हूं, कह रहा है कि कोई भी यहां पे राहत की बात नहीं है अन्य हाउस होल्ड बजट आइटम्स को लेकर। इसमें इसेंशियल किचन सप्लाई शामिल है, जैसे कि ये 3 नाम गिनाए हैं। इनकी इन्फ्लेशन रेट है वो एक्सेलरेट हुई है, इतनी इतनी हुई है क्रमशः। लिटिल की वर्ब है वो हैज बीन है, क्योंकि मैंने कहा था इन्वर्जन लगा हुआ है, पहले क्रिया आएगी। इस रेट्स की वर्ब है वो एक्सिलरेटेड है। यहां पे एक और काम की बात है, अदर दे रखा है आपको, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर, अनदर, जब अदर होता है तो इसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि नाउन होगी कैसी? प्लूरल। अगर अनदर दे रखा है तो ये एक्सपेक्ट करें कि इसके बाद नाउन होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर। और ये कब तक है? जब तक ये जेनरिक हो, मतलब कोई विशेष इसमें नहीं हो, सामान्य बात कर रखी हो, तब तक की कहानी है। अगर स्पेसिफिक कर दिया तो फिर लगाना पड़ेगा द अदर, और फिर इसके बाद में नाउन आप सिंगुलर भी लगा सकते हैं और प्लूरल भी। वो डिपेंड करेगा आपके संदर्भ पर कि वाक्य का संदर्भ कैसा है, और ये वाली जो कंडीशन है वो स्पेसिफिक है, ये ध्यान रखना है। अदर और अनदर के साथ में नाउन, अनदर में नाउन सिंगुलर आती है, अदर के साथ नाउन प्लूरल आती है। जेनरिक हो तब की बात है,
अगर स्पेसिफिक है तो अदर के साथ में द लगेगा पहले, और उसके साथ नाउन सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। आगे देखिए, द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स, गवर्नमेंट को आशा है कि कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाएंगे टू चेक, चेक का मतलब है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। किसको नियंत्रित करने के? सीरियल्स एंड पल्सेस प्राइसेस, सीरियल्स का अनाज, पल्सेस का दालें, दाल होती है, उनकी कीमतों को नियंत्रित करने के कुछ कदम उठाए जाएंगे। टू बी फेल्ट मोर सिग्निफिकेंटली इन कमिंग मंथ्स, जिसको कि महसूस किया जाना है। मोर सिग्निफिकेंटली मतलब कहीं ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा रूप से, कि ये स्टेप्स आपको दिख जाएंगे आने वाले कुछ महीनों में। ठीक है, फिर कह रहा है फ्यूल इन्फ्लेशन रिबाउंडेड। रिबाउंड का मतलब होता है, रिबाउंड जो शब्द है इसका मतलब होता है बाउंस बैक। रिबाउंड का मतलब है बाउंस बैक, वापस से उछाल आना, उसको बोलते हैं रिबाउंड। तो फ्यूल इन्फ्लेशन मतलब ईंधन की कीमतें हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, उसमें बाउंस बैक हुआ है, फिर से उछाल आया है। कहाँ पहुंच गई है? इतना पहुंच गई। विद कैरोसिन एंड कोल कॉस्ट राइजिंग मंथ ऑन मंथ, इसमें कैरोसिन और कोयले की कीमतें हैं वो महीने दर महीने बढ़ रही है। मंथ ऑन मंथ कैसे हुआ? बताया था मैंने अभी आपको कि दो एक जैसी नाउन हो, बीच में प्रेपोजिशन हो, दोनों नाउन सिंगुलर आएंगी। सब्जेक्ट है फ्यूल इन्फ्लेशन, वर्ब है वो ये है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन जहां नाम आ जाए इसका मतलब फूड और एनर्जी प्राइसेस को हटाकर बाकी जो आइटम्स होते हैं उन सब की कीमतों को जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। दे ही रखी ये बात। तो कोर इन्फ्लेशन विच है रिलेटिव प्रोनाउन, वो इसके लिए आ रहा है, जिसमें कि एक्सक्लूड करते हैं, मतलब इनको छोड़ देते हैं। फूड और एनर्जी प्राइसेस को छोड़ दो। एंड हुज स्टिकीनेस, स्टिकीनेस का मतलब स्टिक होने की प्रवृत्ति, स्थिरता कह सकते हो। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास वार्न्ड, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने वार्न किया, ये इसकी वर्ब हो गई। चेताया, ओ इन द लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, किस में बताया था? जो हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी, जो मौद्रिक नीति का रिव्यू हुआ था, पुनरावलोकन हुआ था, उसमें इंच्ड अप, इंच अप का मतलब है थोड़ा बहुत बढ़ना, थोड़ा बहुत बढ़ने को बोलते हैं, इंक्रीज करने को बोलते हैं। टू का मतलब है भी, ठीक है, एडवर्ब है टू। तो कोर इन्फ्लेशन विचारा इसके लिए, एक्सक्लूड हो गई इसकी वर्ब, जिसके अंदर हम फूड और एनर्जी प्राइसेस को शामिल नहीं करते हैं। एंड हुज स्टिकीनेस आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास वार्न्ड। तो कोर इन्फ्लेशन जिसमें ये होता है और जिसकी स्थिरता, जिसके बारे में हाल ही में जो मौद्रिक नीति का रिव्यू हुआ उसमें शक्तिकांता दास जो गवर्नर है उन्होंने चेतावनी दी थी कि ये जो इन्फ्लेशन है वो भी इंच अप हुआ है। ठीक है, तो कोर इन्फ्लेशन की वर्ब है इंच्ड अप, शक्तिकांता दास की वर्ब है वार्न्ड, और विच है वो आ रहा है इन्फ्लेशन के रिलेटिव प्रोनाउन है, तो एक्सक्लूड्स इसकी वर्ब है। आगे देखिए, प्राइस राइज इज इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो कीमतों में वृद्धि है किसमें? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वाले सेक्टर में, हेल्थ एंड हाउस होल्ड गुड्स वाले सेक्टर में, और सर्विसेज सेक्टर में ये बढ़ी है। तो सीधा सीधा सब्जेक्ट तो ये है और ये इसकी वर्ब आ रही है एक्सीलरेट। ठीक है, सीधे सीधे इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्राइस राइज है, वर्ब है वो एक्सीलरेटेड है, और बाकी इसके अंदर ये दे रखा है किस किस में, कौन कौन सी सेक्टर्स में। अबाउट 56% ऑफ आइटम्स इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट, ये हो गया सीपीआई। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये कुछ संकेत देने के लिए कुछ क्या कह सकते हो, एक इंडेक्स होती है, सूचकांक होते हैं। तो लगभग 56% जो आइटम्स हैं किसमें? सीपीआई बास्केट में। क्लॉक्ड, क्लॉक का मतलब है रजिस्टर करना, दर्ज करना। इन्होंने दर्ज किया ओवर 6% इन्फ्लेशन इन नवंबर, लगभग 6% महंगाई नवंबर में। अ हायर प्रोपोर्शन देन सितंबर एंड अक्टूबर, और ये कहीं ज़्यादा उच्च अनुपात है किसकी तुलना में? सितंबर और अक्टूबर वाली तुलना में। तो 56% की जो वर्ब है वो क्लॉक्ड है। तो लगभग 56% जो आइटम्स हैं सीपीआई बास्केट, बास्केट टोकरी को बोलते हैं, तो उस टोकरी में जिसमें सीपीआई के अंतर्गत आने वाले आइटम्स को शामिल करें तो उनमें 56% आइटम्स ऐसे हैं जिन्होंने दर्ज किया है कि 6% महंगाई रही है नवंबर में, जो कि सितंबर और अक्टूबर की तुलना में कहीं बड़ा अनुपात है। हायर के साथ देन है क्योंकि डिग्री कंपैरेटिव है, और नवंबर से पहले इन है क्योंकि हम पर्टिकुलरली जब किसी मंथ या ईयर की बात करते हैं तो वहां पे इन का प्रयोग किया जाता है। एक विशेष रूप से किसी एक खास महीने या खास वर्ष की बात करोगे तो वहां पे इन लगेगा। आगे देखिए, वाइल असर्टिंग
वाइल के साथ में हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको वर्ब लगानी हो ठीक बाद में तो वो आईएनजी फॉर्म में लगती है। वाइल के ठीक बाद में वर्ब लगानी हो तो कौन से फॉर्म में? आईएनजी फॉर्म में। तो कह रहा है कि इस बात को क्लेम करते हुए, असर्ट का मतलब क्या होता है? क्लेम करना, दावा करना। तो इस बात पर दावा करते हुए कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, कि जो अभी तो सबसे बदतर कंडीशन है वो हमारे पीछे है, अभी और वो भी देखने को मिल सकती है। द आरबीआई एस्टिमेट्स, आरबीआई का अनुमान है, इन्फ्लेशन टू एवरेज 6.6% इन दिस क्वार्टर, की इस क्वार्टर में, इस तिमाही में इन्फ्लेशन जो है वो रहेगी कितनी? औसत रहेगी 6.6%। सो दिसंबर कुड यट सी ए बाउंस बैक बियॉन्ड 7%। इसलिए दिसंबर जो है वो अभी भी बाउंस बैक देख सकता है, 7% से ज़्यादा यहाँ पे भी क्या है? महंगाई हो सकती है। बाउंस बैक का मतलब क्या देखा था? रीबाउंड, हमने एक वर्ड देखा था। ऐसे कनेक्ट करते चलोगे तो चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी। द वर्स्ट की वर्ब है वो इज है, आरबीआई की वर्ब है वो एस्टिमेट्स है, दिसंबर की वर्ब है वो कुड सी है, और यट का मतलब है कि अभी तक तो ऐसा देखा नहीं है। हम लोग ये बात करते हैं कि यट है वो नॉन असर्टिव एक एडवर्ब होता है ना, एडवर्बियल होता है। नॉन असर्टिव का मतलब है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं आता है, लेकिन यहाँ देखिए नोट नहीं है फिर भी यट है, क्योंकि इसको अगर ढंग से पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि नोट यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन नोट है। इसका मतलब है कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, अब देखने को मिल सकता है। ठीक है। असर्ट का मतलब होता है क्लेम करना, दावा करना, दृढ़ता से कहना। इन्फ्लेशन हैज टू बी सस्टेनेबली रेन्ड इन। सस्टेनेबली मतलब कंटिन्यूअसली, सस्टेनेबली का मतलब है कंटिन्यूअसली। रेन इन का मतलब है चेक, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। बिलो का प्रयोग हम लेवल में नीचे के लिए करते हैं, अबव का ऑपोजिट है। तो कह रहा है इन्फ्लेशन हैज टू बी का मतलब है ऐसा करना पड़ेगा, हैज टू बी, बी के साथ थर्ड फॉर्म है, सस्टेनेबली एडवर्ब है। तो इन्फ्लेशन को लगातार नियंत्रित करना पड़ेगा, और कितना रखना पड़ेगा? 6% से नीचे रखना पड़ेगा। एंड शेपर्डेड, शेपर्ड का मतलब होता है गाइड या स्टीयर, मतलब मार्गदर्शित करना या फिर दिशा देना, डायरेक्ट करना। और कह रहा है कि भाई ये शेपर्ड करना पड़ेगा, इसको मतलब गाइड करना पड़ेगा टू द प्रेफर्ड 4% टारगेट, कि जो 4% का टारगेट जो प्रेफर्ड है, जिसके बारे में पहले से ही सोचा गया था कि हाँ इतना ही हमारी प्रेफरेंस है, पहली प्राथमिकता ये है। प्रेफर्ड यहाँ पे वैसे एडजेक्टिव के रूप में है, टारगेट का मॉडिफायर बन रहा है, टारगेट नाउन है, प्रेफर्ड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। तो इन्फ्लेशन को लगातार रोकने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है 6% से नीचे। और शेपर्डेड भी इसी के साथ है, जैसे बी के साथ रेन इन आया तो एंड आ गया, तो इसके बाद बी के साथ ही शेपर्डेड है, और इसको गाइड करने की ज़रूरत है कि ये 4% तक ही रहे, बट विद इंडस्ट्रियल आउटपुट ट्रिपिंग एज वेल। ट्रिप का मतलब है गिरना, नीचे गिरना, डिक्रीज होना कह सकते हो, फॉल होना कह सकते हो, गिरावट आना। लेकिन आप देखिए कि जो औद्योगिक उत्पादन है, आउटपुट का मतलब है प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन है वो भी गिर रहा है। तो इसके चलते सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, केंद्रीय बैंक बोलते हैं इसको, सेंट्रल बैंक जो है मे हैव लिमिटेड रूम, रूम का मतलब है इनके पास स्पेस, कहें कि इनके पास आज़ादी नहीं है ऐसा करने की। तो फिर कह रहा है कि इसको देखते हुए कि इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो भी गिर रहा है, तो केंद्रीय बैंक के पास बिल्कुल लिमिटेड रूम है फॉर अग्रेसिव रेट हाइक्स, कि ये आक्रामक रूप से दरों में बढ़ोतरी कर नहीं पाएंगे, है ना, आक्रामक रूप से दर बढ़ा नहीं पाएंगे। इनके पास इतना कहें कि एक कह सकते हो अवसर इनके पास ऐसा है नहीं, इतनी आज़ादी इनके पास नहीं है। एंड फिस्कल पॉलिसी, और जो वित्तीय नीति है, मे हैव टू डू द हैवी लिफ्टिंग नाउ, उसमें हो सकता है कि भारी भरकम लिफ्टिंग यहाँ पे देखने को मिले। फिस्कल पॉलिसी में कुछ काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। फिर कह रहा है दैट पेट्रोल पंप प्राइसेस रिमेन फ्रोजन, फ्रोजन का मतलब स्थिर है, जम गई हैं, वहीं पर स्थिर हैं, रुकी हुई हैं। तो इसको देखो कि पेट्रोल पंप प्राइसेस जो हैं वो बनी हुई हैं फ्रोजन इन इंडिया, भारत में। मीन्स नो गेन्स विल अक्र्यू, अक्र्यू का मतलब है धीरे धीरे इकट्ठा करना। अक्र्यू जो शब्द है इसका मतलब होता है एक्यूमुलेट, धीरे धीरे इकट्ठा करना, संचित करना। तो कह रहा है कि कोई भी यहां पे लाभ संचित नहीं होगा कंज्यूमर्स के लिए फ्रॉम द डिप, डिप का मतलब गिरावट, इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेज,
कि वैश्विक आधार पर देखें तो कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं, लेकिन भारत में कीमतें उतनी ही हैं। इसका मतलब उपभोक्ता जो है उनको ये लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सब्जेक्ट है पेट्रोल पंप प्राइसेस, वर्ब है रिमेन, दैट है इस ये आ रहा है पूरे इस क्लोज के लिए, इसकी वर्ब है मीन्स है। तो पेट्रोल पंप प्राइसेस भारत में बिल्कुल स्थिर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी गेन यहाँ पे एक्रू नहीं होगा कंज्यूमर्स के लिए। किससे? जो गिरावट आ रही है ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में, उससे। अनलेस द डेली प्राइस रीसेट रेजिम, रेजिम का मतलब सिस्टम होता है, और डेली प्राइस रीसेट का मतलब है भारत में तेल की कीमतें जो हैं, भारत में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो लगातार मतलब पर डे इनको सेट किया जाता है। ऐसा सिस्टम है कि पर डे बाजार के हवाले कर दिया गया है कि जिस तरीके से बाजार में ऊपर नीचे जाएगा वैसे वैसे ये तेल की कीमतें देखने को मिलेंगी। तो कह रहा है कि पर डे का जो डेली प्राइस रीसेट रेजिम है फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज अलाउड टू फंक्शन अगेन। तो कह रहा है कि ये जो सिस्टम अगर अलाउ नहीं करें, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, तो अगर आप डेली प्राइस वाला सिस्टम अगर रीसेट नहीं करते हैं तो फिर इनको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। अगर ये कर दोगे तो अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है उसमें तेल की कीमतें गिरेंगी, तो भारत में भी गिरेंगी। लेकिन ऐसा नहीं करते हो तो फिर कंज्यूमर को लाभ नहीं होने वाला है। ये जो डेली प्राइस रीसेट रेजिम है इसकी वर्ब है इज अलाउड, पैसिव वॉइस है। द गवर्नमेंट कुड फिक्स दैट फॉर स्टार्टर्स। तो कह रहा है कि स्टार्टर्स के लिए, जो मतलब कहें कि शुरुआत करने वालों के लिए, गवर्नमेंट जो है कुड फिक्स दैट, इस चीज़ को फिक्स कर सकती है, इस चीज़ को मतलब ठीक कर सकती है, ये मतलब है। कुड है वो पॉसिबिलिटी के लिए आता है, पोटेंशियल बताने के लिए आता है, प्रोस्पेक्ट बताने के लिए आता है। तो ये था दोस्तों आज के इस सेशन में। आपने देखा बहुत सारे नए वर्ड्स थे, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ एडिटोरियल था, लेकिन उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी। अब मुलाकात होगी कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।